पॉलिटिकल साइंस से रिलेटेड वीडियो सबसे पहले पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। नमस्ते आप सभी को। आज का चैप्टर स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा फर्स्ट चैप्टर के बारे में जानते हैं और सेकंड चैप्टर के बारे में। फर्स्ट चैप्टर का नाम क्या था? शीत युद्ध, यानी कि शीत युद्ध का दौर, यानी कि 1945 से लेकर 1991 तक अमेरिका और सोवियत संघ ने किस तरीके से एक दूसरे को चुनौती दी थी। ठीक है, अमेरिका ने नाटो बनाया था और सोवियत संघ ने वार्सा पैक्ट बनाया। ठीक है, हथियारों की होड़ स्टार्ट हुई, अपनी अपनी विचारधारा को बढ़ावा देने की भी कोशिश करी गई, जिससे दुनिया क्या थी, दो हिस्सों में बढ़ गई। सेकंड चैप्टर में यही नाम आ गया था, दो ध्रुवीयता, यानी कि जब दुनिया दो हिस्सों में बढ़ गई। लेकिन सेकंड चैप्टर में हमने पढ़ा क्या था? सोवियत संघ का अंत, यानी कि दो ध्रुवीयता का अंत। यानी सोवियत संघ का विघटन कैसे हुआ? अपनी ही पॉलिसी के द्वारा, जिसमें से एक पॉलिसी थी शॉक थेरेपी। शॉक थेरेपी में क्या था कि एकदम से अर्थव्यवस्था का क्या कर दिया गया? निजीकरण कर दिया गया था, जिससे पूरे सोवियत संघ की अर्थव्यवस्था अस्थिर हो गई। सारे के सारे देश की जो इकोनॉमिक थी वो फेल हो गई पूरी, जिससे सोवियत संघ क्या हो गया? पूरी तरीके से विघटन हो गया। ठीक है, जो चैप्टर का नाम था दो ध्रुवीयता का अंत। अब रहता है चैप्टर 3। इसके अंदर क्या है कि एक ध्रुवीय, कहने का मतलब है अब पूरे अर्थ पर केवल एक ही देश का राज है, एक ही महाशक्ति का राज है, वो है अमेरिका। ठीक है, अगर अब देखा जाए अमेरिकी वर्चस्व, जैसे कि चैप्टर का नाम है विश्व राजनीति में अमेरिकी वर्चस्व, सोवियत संघ के विघटन के बाद। लेकिन सोवियत संघ का जो विघटन था जरूरी नहीं कि उसके बाद ही शुरू हुआ, कि सोवियत संघ जब खत्म हो गया उसके बाद ही अमेरिकी वर्चस्व स्टार्ट हुआ। उससे पहले भी अमेरिकी वर्चस्व की कुछ झलक मिलती है, जैसे कि 1945 में जापान के ऊपर परमाणु हमला करा गया था। ठीक है, वियतनाम में हस्तक्षेप करा गया था अमेरिका द्वारा 1954 से लेकर 75 के बीच में। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं। लेकिन अमेरिकी वर्चस्व जो होता ना, पूरी तरीके से जो ज़्यादा एक्टिव हुआ था वो सोवियत संघ के बाद हुआ था, बहुत ज़्यादा इफेक्टिव। ठीक है, चलिए अब अपना चैप्टर स्टार्ट करते हैं। जैसे लिखा है विश्व राजनीति में अमेरिकी वर्चस्व, यानी कि अब जो दुनिया है वो एक ध्रुवीय है, दो ध्रुवीय नहीं है। ठीक है, वर्चस्व का मतलब इंग्लिश में होता है हेजिमनी, यानी कि दूसरे के व्यवहार को, यानी दूसरे के बिहेवियर को प्रभावित करना या नियंत्रित करना। ठीक है, नियंत्रित का मतलब होता है कंट्रोल करना, कि क्या हो उसमें क्षमता हो, एबिलिटी हो। ठीक है, कि दूसरे के व्यवहार को प्रभावित या नियंत्रित करने की क्षमता हो। ठीक है, सन 1991 में सोवियत संघ के विघटन के साथ ही अमेरिकी वर्चस्व प्रारंभ हो गया था। अब विश्व दो ध्रुवीय नहीं है, यानी कि दुनिया दो हिस्सों में नहीं है। ठीक है, बल्कि विश्व अब एक ध्रुवीय है, यानी कि अमेरिकी महाशक्ति है अब। ठीक है ना। अब इसी को हम एक और डेफिनेशन से समझ लेते हैं, क्योंकि चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले उसका जो नाम दिया गया है उसको अगर आपने अच्छे से समझ लिया तो समझ लो पूरा चैप्टर समझ लिया। ठीक है, इसलिए इस वाली लाइन से भी पढ़ते हैं कि अंतरराष्ट्रीय राजनीति में जब एक राष्ट्र शक्तिशाली हो, यानी कि एक देश हो, चाहे एक संगठन हो, चाहे एक ग्रुप हो, जो बहुत ही ज्यादा क्या है, पावरफुल है, जो बाकी सभी ऑर्गेनाइजेशन को, यानी सभी संगठनों को क्या कर रहा है, कंट्रोल कर रहा है। ठीक है, बन जाता है और दूसरे राष्ट्रों पर अपना प्रभाव जमाने लगता है, तो उसे एक ध्रुवीय कहते हैं, यानी कि भाई पूरे इलाके में एक ही चल रही है। ठीक है, जिसको वर्चस्व बोला जाता है। ठीक है, जैसे आपके स्कूल में होता होगा कि स्कूल में बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे टीचर्स हैं, लेकिन ज़्यादातर किसी एक ही चलती है, जैसे क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल, यानी कि कह सकते हो उसका भी प्रभाव है पूरे स्कूल पर। ठीक है, ऐसी क्लास में कुछ टीम्स बना लेते हैं, कुछ बच्चे ग्रुप बनाते हैं, लेकिन उनमें से किसी एक की ज़्यादा चलती है। ठीक है, तो वहाँ से भी आप समझ सकते हो वो भी एक तरह से हाई प्रोफाइल का रोल बना रहे हैं अपना। ठीक है, अब आता है विश्व राजनीति में अमेरिकी वर्चस्व के लिए उत्तरदायी कारण, यानी कि ऐसे कौन से कारण हैं जिसकी वजह से अमेरिकी वर्चस्व जो था वो पूरे विश्व में फैल गया, यानी कि पूरे वर्ल्ड पे उसने इफेक्ट करा। ठीक है, पहला है शीत युद्ध की समाप्ति। जो शीत युद्ध था 1945 से 1991 तक चला, शीत युद्ध खत्म हो गया, यानी कि सोवियत संघ का विघटन हो गया पूरी तरीके से।
अब दुनिया में केवल एक महाशक्ति बची, वो थी अमेरिका। रूस की अर्थव्यवस्था का अस्थिर होना, ठीक है, जिसके कारण रूस के प्रभाव में कमी आ गई। शॉक थेरेपी के कारण केवल रूस ही नहीं, बाकी जितने भी 15 और देश थे उन सब की इकोनॉमिक पूरी तरीके से, बहुत ही बुरी तरीके से क्या होगी, अस्थिर हो गई थी, खराब हो गई थी, जिससे उनके प्रभाव में क्या होगी, कमी हो गई थी। अब आता है पूर्वी यूरोप देशों में परिवर्तन। अब भाई जो 15 देश, ठीक है, जो 15 देश सोवियत संघ में शामिल थे, अब सोवियत संघ खत्म हो गया, अब वो 15 देश कहाँ जाएंगे, अब बचा एक ही संगठन है, अमेरिका। तो सारे के सारे जो देश थे वो ज़्यादातर वो अमेरिका की तरफ चले गए, उनकी विचारधारा को उन्होंने क्या करा, एक्सेप्ट कर लिया। नहीं, सोवियत संघ में जो साम्यवाद की विचारधारा थी उसको छोड़ दिया गया, और पूंजीवाद जो अमेरिका की थी, पश्चिमी देशों की तरफ की, उसको एक्सेप्ट कर लिया गया, ठीक है। यूएसएसआर यानी कि सोवियत संघ के विघटन के बाद पूर्वी यूरोप देश साम्यवाद व्यवस्था को छोड़कर पूंजीवाद व्यवस्था यानी कि पश्चिमी यूरोप के साथ संबंध बना लिए गए थे, ठीक है, क्योंकि जब भाई बचा ही नहीं, सारे वहां चले गए। अब आता है नाटो में विस्तार, ठीक है। आप सबको पता है 1949 में ये नाटो बनाया गया था, ठीक है। इसी के विरोध में वार्सा पैक्ट भी बनाया गया था, जो 1991 में वार्सा पैक्ट खत्म हो गया। अब बचा कौन, एक ही सैनिक संगठन बना, बचा वो है नाटो। जब ये बना था तो उस टाइम कितने देश थे, 12 देश थे, लेकिन सोवियत संघ के विघटन के बाद अमेरिका ने इसे खत्म नहीं करा, इसको चालू रखा, और आज वर्तमान में इसमें 30 देश हैं शामिल, ठीक है। वर्तमान में 30 देश शामिल हैं, तो इसके प्रभाव में क्या है, वृद्धि आई है। और थर्ड चैप्टर में इसी का नाटो की जो सेना है इसका एक मैप भी पढ़ोगे, जिसके ऊपर पूरे वर्ल्ड का मैप छपा हुआ है, यानी कि अमेरिका की जो सेना है उसने पूरे वर्ल्ड पर अपना इफेक्ट छोड़ रखा है, और अमेरिका की जो सेना है वो सबसे ज़्यादा शक्तिशाली पूरे विश्व में, ठीक है। पॉपुलेशन, जनसंख्या के मामले में नहीं, शक्ति के मामले में, ठीक है, नंबर 1 पर है, ओके। तो यही सारे रीजन थे जिसकी वजह से अमेरिकी वर्चस्व विश्व राजनीति में अपने प्रभाव डाल सका, जो कारण थे जिनके कारण अमेरिकी वर्चस्व पूरे वर्ल्ड में इफेक्ट करता है, प्रभावशाली है, ठीक है। आज के लिए इतना ही, ओके। थैंक यू। के पार्ट 1 था, चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें।